भाई ठीक है, मंदिर मस्जिद ये लोगों की आस्था का विषय है। अब हमारी मोहल्ले की मस्जिद है तो ज़रूरी कोई है कि यहाँ पर हम किसी पॉलिटिकल लीडर को बुलाएंगे अपने और उससे उद्घाटन कराएंगे? मोदी जी का काम क्या है? मोदी जी सिर्फ मंदिर के उद्घाटन के लिए रह गए हैं? ये बीजेपी सिर्फ मंदिर के उद्घाटन के लिए रह गई है? अरे भाई, मंदिर का उद्घाटन तो पुजारी और हिंदू समाज अपने आप कर लेगा, आप अपने आप कर लोगे मंदिर का उद्घाटन। उसमें मोदी जी की ज़रूरत क्या है? मोदी जी तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन करें, यूनिवर्सिटीज़ का उद्घाटन करें, महंगाई को कम करें। एक घर में 10 तरह के लोग होते हैं, आपस में नहीं बनती, मगर जब कोई ऐसा मसला आता है तो घर छोड़ के भी तो नहीं जाते। खानदान बचाने की बात होती है तो सबको बैठना पड़ता है, आपस में बात करनी पड़ती है। ये देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के लिए अगर सारी पार्टियां एक होती तो कोई बुराई नहीं। 10 साल में ये इन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ ये काम के नाम पे जीरो हैं और बातों के नाम पे हीरो हैं। तो ऐसी पार्टी को हमें, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो सपना हमारा देश के आजादी के मत वालों ने देखा था, अशफाकुल्ला खान ने देखा था, चंद्रशेखर आजाद ने देखा था, भगत सिंह ने देखा था, जब लाखों लोगों ने कुर्बानियां दे दी थी। आपने देखा जलियांवाला बाग में कितने लोगों को जनरल डायल ने मार दिया था खड़े खड़े गोलियों से भून के। तो हमें जो सपना देखा था, जो सोने की चिड़िया थी हमारी, मैं तो कहना चाहता हूँ अगर आज भी हमारा देश के ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये ऐसी सांप्रदायिक पार्टियां जो सांप्रदायिक सोच की हैं, इन्हें हटा दिया जाए, तो दोबारा देश हमारा सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएगा। नमस्कार, हिडन वॉइस की चुनावी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांश कुमार झा। इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पे मौजूद हूं। यहां पे जनता का मिजाज जानने आए हैं कि इस बार जो है लोगों के चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं और किन विषयों का ध्यान में रख के वो यहाँ पे इस बार मतदान करने वाले हैं। आपको बता दूं कि इस दिल्ली में जो है छठे चरण में मतदान होना है, यानी 25 मई को यहाँ पे मतदान होगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं इस बातचीत के लिए। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा खतीब तिहामी। क्या करते हैं? भाई मेरा एक छोटा सा व्यवसाय है गारमेंट्स का। इस बार किन विषयों पे लोग मतदान करने जा रहे हैं? देखिए, विषय तो बनने ही नहीं देते। ये विषय तो हमारा बेरोजगारी है, पॉवर्टी है, इसके अलावा जो है महंगाई है, जो औरतों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे देश में जुल्म हो रहा है, देश का में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, वो मेन मुद्दा है हमारा। लेकिन मुद्दा क्या है? मुसलमान हिंदू और राम मंदिर और मस्जिद। मंदिर मस्जिद की बात कर। मंदिर मस्जिद तो मुद्दे पर आने नहीं देती है बीजेपी, मुद्दे से डाइवर्ट कर देती है, लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा है। लोगों में ये समझ लो ऐसा नफरत का बीज बो रखा है इस टाइम पे कि लोग आपस में एक दूसरे को जो है ना ताज्जुब की निगाह से देख रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों? मतलब भाजपा तो कह रही सबका साथ सबका विकास। भाई मैं तो ये समझता हूँ कि भ्रष्टाचारियों से उनका सबका साथ सबका विकास है। जितने देश के भ्रष्टाचारी हैं उनको चुन चुन के भाजपा ने अपने दल में शामिल कर लिया, तो उनका तो विकास चल रहा है और उन्हीं का विश्वास जीत रखा है। बाकी आम जनता भाड़ में जाए, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से गौतम गंभीर सांसद हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा है? गौतम गंभीर को मैं एज अ क्रिकेटर जानता हूँ भाई। मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो हमारे क्षेत्र में आए हों और उन्होंने कोई काम किया हो। अपने कार्यकाल में उन्होंने कोई काम नहीं किया? 5 साल में मुझे नहीं लगता कि नगर निगम में सबसे ज़्यादा उनके लोकसभा सीटें निकली। नगर निगम में निकल गई होंगी, वो बात अलग है। मैं तो गौतम गंभीर की बात कर रहा हूँ कि वो हमारे 5 साल के कार्यकाल में ओखला में मुश्किल से एक बार आए होंगे। वो भी मुझे याद है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, उसमें 6-7 लोग मर गए थे, तो उस वक्त आए थे वो। उसके बाद लोगों ने शक्ल नहीं देखी उनकी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिरोज जमाई है, मैं समाज सेवक हूँ, सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं। इस बार के चुनाव में क्या किन मुद्दों को लेकर जो है जो लोग हैं यहाँ के वो मतदान करने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ का मुद्दे जो है सबसे बड़ी बात है स्थानीय अगर समस्या की बात, स्थानीय समस्याओं की मैं बात करूँगा। स्थानीय जो समस्या है, एजुकेशन यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल तो शिक्षा के मामले में हर वक्त कह रहे हैं हम खुद बहुत काम कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के सीएम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी एमपी रहे हैं, क्या गौतम गंभीर जी रहे हों या इससे पहले महेश गिरी जी रहे या और भी जो एमपी रहे, यहाँ पे ज़्यादातर एमपी जो बीजेपी के ही रहे हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से एलजी के द्वारा क्या हेल्थ की बात रही हो, जो हेल्थ की सर्विस थी,
आपकी दिल्ली सरकार की या शिक्षा की बात रही हो या पानी की बात रही हो या बिजली की बात रही हो, जितनी भी स्कीम थी दिल्ली सरकार की, उन सब स्कीमों में कहीं ना कहीं एलजी के द्वारा अड़ंगा मारने का काम इन्होंने बीजेपी वालों ने करा है। बीजेपी का एक ही सपना है कि किस तरीके से हमें सत्ता में बने रहना है। आपने इससे पहले देखा चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन देखा, चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में आपने देखा जबकि कांग्रेस आई और आप पार्टी मिलकर लड़ रही थी और क्लियर कट 20 वोट जो इनके बनने थे, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जो वहाँ इलेक्शन अधिकारी था, जो उसने किस तरीके से वहाँ पे उन्हें बैलेट पेपर जो थे बाद में सस्पेंड कर लिया गया। उन्हें सस्पेंड बाद में करा, लेकिन कोर्ट ने करा। इसके अलावा अभी आपने देखा कि अभी जो इलेक्शन होने वाला था एमसीडी का, मेयर का यहाँ का, जो 26 तारीख को था, वो भी किस तरीके से एलजी के द्वारा उसे कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हज कमेटी में जो हज कमेटी के चेयरमैन है लेडीज, वो बीजेपी से हैं। तो आप देख सकते हैं जो एक दिल्ली सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसमें किस तरीके से इलेक्शन हारने के बाद भी एलजी के द्वारा बैकडोर से वहां पे किस तरीके से चेयरमैन उसकी बिठा दी गई बीजेपी की। इसके अलावा आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर काफी टाइम से कोई चेयरमैन नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अंदर कोई चेयरमैन नहीं है। ये सब सीटें इन्होंने इस तरीके से खाली डाल रखी हैं कि किस तरीके से ये एलजी के द्वारा बीजेपी के लोगों को आप बिठाएं। मेरा यही कहना है। इसके अलावा आप सूरत का इलेक्शन देख सकते हैं कि वहां पे जो है पर्चा खारिज कर दिया जो कांग्रेस का लड़ रहा था और किस तरीके से उन्होंने निर्दलीयों से पर्चा वापस करवा के उसे निर्विरोध करने का काम किया। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर ये तरीके से इलेक्शन लड़े, अगर मुद्दे पे ये लड़े, महंगाई पे इलेक्शन लड़े, रोजगार पे लड़े, शिक्षा पे लड़े, हेल्थ पे लड़े, तो ये 400 की बात करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं जिस तरीके से बीजेपी तो पहले हमेशा 4 सीटों पर रह जाती थी, उसी तरीके से 4 सीटों पर रह जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अरे अगर सबका साथ सबका विकास अगर इन्होंने रोजगार पे काम किया होता, आज आप देख सकते हैं कि इजराइल की क्या हालत है। वह पता नहीं कब कौन से दिन कौन से देश से इजराइल नई कोशिश उसकी ये है कि कब किस देश से उसे लड़ाई को फैलाने की उसकी कोशिश है। आप देख सकते हैं कि उस लड़ाई की फैलाने की कोशिश में भी वहाँ पे हमारे जो आप देख सकते हैं बेरोजगार भाई वहाँ पे जॉब करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप रसिया में देख सकते हैं कि रसिया में जो हेल्पर के नाम पे गए थे, वहाँ से भी 2-3 आप देख सकते हैं कि 2-3 लोगों की डेथ वहाँ पे रसिया में भी हो गई। तो हमारी बेरोजगारी आज हमारे देश में इतनी विपक्ष तो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन मुद्दों को लगातार उठा, तो क्या लोगों को समझ में नहीं आ रही ये बातें जो बार बार, क्योंकि मोदी जी भी 400 पार का नारा दे रहे हैं लगातार। देखिए 400 पार का नारा, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या है वो अजीत पवार हो जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाले का इल्जाम था। आपने देखा कि उसे डेली ईडी बुलाती थी, लेकिन जब से वो इसमें बीजेपी में शामिल हुए तो उसने ईडी ने बुलाना बंद कर दिया। उसकी मैसेज पे सिर्फ जो सुले जी उनकी मैसेज थी, उन पर भी 25,000 करोड़ का घोटाला था, लेकिन उन्हें भी टिकट दे दिया, उन्हें भी क्लीन चिट दे दी। उसके अलावा आप देख सकते हैं मुकुल राय जो बंगाल के वो थे, लेकिन जब बीजेपी में आए तो उन्हें भी क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन उन्होंने क्लीन चिट लेने के बाद आपने देखा वो बीजेपी को छोड़कर चले गए। तो इन्होंने तो एक ऐसी गंगा बहा रखी है कि देश का कोई भी भ्रष्टाचारी हो, क्या बंगाल में हो या महाराष्ट्र में हो या असम में हो या गुजरात में हो या तमिलनाडु में हो, देश के किसी भी हिस्से में अगर भ्रष्टाचारी है जो बीजेपी में चला जाता है, ये उसे वहां पे साफ कर देते हैं। ऐसा वॉशिंग पाउडर इनके पास है। तो विपक्ष तो बार बार जो है शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य हो, महंगाई हो, इन सभी का मुद्दा बना रही है, तो लोगों के समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, देखो आपने 400 पार की बात करी ना, 2019 में बीजेपी अपने पीक पे गई है। राजस्थान की 25 सीट्स क्लीन स्वीप कर दी, मध्य प्रदेश में 29 में से कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती, 28 बीजेपी जीत गई। कर्नाटका के अंदर 28 में से 26 सीट बीजेपी जीत गई। दिल्ली में क्लीन स्वीप कर दिया, हरियाणा की 10 सीटें क्लीन स्वीप कर दी, उत्तराखंड क्लीन स्वीप कर दिया, हिमाचल क्लीन स्वीप कर दिया, यूपी में 80 में से जो है 62-64 सीटें लेकर आई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार थी, 11 में से सिर्फ कांग्रेस ने 1 सीट जीती, 10 बीजेपी के खाते में। झारखंड में 14 में से 12 सीटें बीजेपी के खाते में। ठीक है साहब, गुजरात पूरा क्लीन स्वीप कर दिया। तो ये बीजेपी पीक पे पहुंची है अपनी। अब उसके बाद जो है ना, पीक पे पहुंचने के बाद बीजेपी की कितनी सीट्स आई? 303। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी दे रही है 400 पार का नारा, तो भैया 400 पार के लिए तो बीजेपी को नवाज शरीफ से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, और वो पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ सीटें जीते हैं ना, उनसे वो सीटें लेनी पड़ेंगी, या बांग्लादेश में शेख हसीना से लेनी पड़ेंगी, तब जाके वो 400 पार होंगी। सीए को लेके आए, सीए वगैरह क्या नागरिकता देने का कानून है, तो ये चुनाव में क्या ये काम नहीं आने वाले? देखो मैं बताऊं, इनके चुनावी मुद्दे थे वो जनता ने बिल्कुल फ्लॉप कर दिए हैं। ये सीए का मुद्दा लेकर आए, ठीक है, इन्होंने सोचा कि सीए के जरिए पोलराइज कर लेंगे,
बिल्कुल जीरो हो गए। जनता ने इनको जूता दिखा दिया। इसके बाद लेकर आए इससे पहले लेकर आए राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर में आप क्या समझ रहे हैं? राम मंदिर में जहां पर राम मंदिर है वो सीधा 14 किलोमीटर का पाथ बनाया है पूरा। मैं नहीं कह रहा, वहाँ की लोकल जनता कह रही है। उसके बीच में कई सौ मंदिर थे और मस्जिदें थी, लोगों के घर थे, वो सारे के सारे तोड़ दिए, तहस नहस कर दिए। वो लोग बेचारे गरीब रो रहे हैं आज कि हमारे घर तोड़ दिए। तो जनता ने वहाँ पर भी इनको जूता दिखाने का काम करा। इन्होंने आस्था के नाम पर। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ भाई, ठीक है मंदिर मस्जिद ये लोगों की आस्था का विषय है। अब हमारी मोहल्ले की मस्जिद है तो ज़रूरी कोई है कि यहाँ पर हम किसी पॉलिटिकल लीडर को बुलाएंगे अपने और उससे उद्घाटन कराएंगे? मोदी जी का काम क्या है? मोदी जी सिर्फ मंदिर के उद्घाटन के लिए रह गए हैं? ये बीजेपी सिर्फ मंदिर के उद्घाटन के लिए रह गई है? अरे भाई, मंदिर का उद्घाटन तो पुजारी और हिंदू समाज अपने आप कर लेगा। आप अपने आप कर लोगे मंदिर का उद्घाटन, उसमें मोदी जी की ज़रूरत क्या है? मोदी जी तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन करें, यूनिवर्सिटीज़ का उद्घाटन करें, महंगाई को कम करें। ठीक है भाई, जो संविधान को इस टाइम ख़त्म करने की बात की जा रही है, देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मोदी जी उसको रोकने का काम करें। हेट स्पीच दी जा रही है। आपको मालूम है इस टाइम 2023 के अंदर 73% से ज़्यादा हेट स्पीच दी गई है, जो वर्ल्ड में टॉप पर है इंडिया। मोदी जी के राज में चल रहा है। आज दलितों का बुरा हाल है, माइनॉरिटीज़ का बुरा हाल है, दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा जा रहा है। ये मोदी जी के राज में चल रहा है, अंग्रेजों का राज नहीं चल रहा। ये 2024 चल रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी कि यूपी तो की मोदी जी मतलब मेरी बात, मोदी जी से नाराजगी है यहाँ पे लोग। मोदी जी से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अभी एक वीडियो आई थी कि यूपी के किसी गांव में 5-6 बच्चों की पिटाई की जा रही थी। वो किस वजह से पिटाई की जा रही थी? उन्होंने कुएं से जो है पानी पी लिया था। वो दलित समाज से आते हैं वो बच्चे। आज दलितों के साथ बर्बरता की जा रही है, उनको घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यार, अंग्रेजों के राज में हुआ करता था, ये 2024 चल रहा है, मोदी जी का राज चल रहा है। आप मुझे बताओ, डिस्क्रिमिनेशन चरम पे है भाई इस टाइम पे। लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है। क्या बात होगी जबकि जिसने की गवाही पे उन्हें जेल में डाला है अरविंद केजरीवाल जी को, शरद रेड्डी की गवाही पे वो डाला है, वो आज बाहर है। और वो इलेक्ट्रो बॉन्ड किसके खरीदता है? वो इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदता है किसके? बीजेपी के। उसने इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या तो बीजेपी के खरीदे हैं, या फिर वो एक हैदराबाद की पार्टी है उसके खरीदे हैं, या टीडीपी के। 3 पार्टियों के उसने इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे। उसमें 67% इनके हैं, जो 50-60 करोड़ के उन्होंने खरीदे। एक भी बॉन्ड आप पार्टी का नहीं खरीदा है। कोई पैसा ये साबित नहीं कर पाई है ईडी कहीं भी, ईडी या जितनी भी इनकी सीबीआई हो, जितनी भी वो हैं सरकारी ब्रांचेज जो भी हैं, कोई एक पैसे का लेन देन कहीं नहीं दिखा पाए हैं, कहीं वो नहीं साबित कर पाए हैं कि ये पैसा हमने बरामद हुआ, क्या इसका लेन देन हुआ। और उसके अलावा भी सबसे बड़ी बात क्या है, अरविंद केजरीवाल एक अकेले ऐसे सीएम थे जो बिना पोर्टफोलियो के सीएम थे, बताइए, जिन पे कोई मंत्रालय का पोर्टफोलियो ही नहीं था। इन्होंने उस आदमी को भी बताइए अंदर डालने का काम करा जो पोर्टफोलियो ही नहीं है, जिसके खिलाफ कुछ आपके पास बरामदगी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी तानाशाही ऐसी चरम पे कर रखी है। और बस आदमी को ये डाल देते हैं ईडी के द्वारा अंदर, और उसके बाद वो जांच में चलता रहता है केस। सत्येंद्र इसके अलावा आप देख सकते हैं सत्येंद्र जैन जी की क्या हालत हो गई, आपने भैया, देखा। मैं तो ये कह रहा हूँ, सीधी बात ये देखो कि अगर स्वतंत्र रूप से ईडी को अभी चाबी दे दी जाए ना काम करने की, तो मैं सच बता रहा हूँ आधी से ज़्यादा बीजेपी खत्म हो जाएगी। और मैं तो ये बीजेपी की, ये कांग्रेस वाले या अदर पार्टीज वाले ये तोड़ के जो बीजेपी में जा रहे हैं ना, सिर्फ प्रेशर है। डर की वजह से ईमानदारी से ईडी अपना काम करना शुरू कर दे, आधे से ज्यादा बीजेपी के लीडर, मैं दावे से इस बात को कह रहा हूँ, बीजेपी छोड़ के भाग जाएंगे। अगर एसीबी नहीं ली होती ना दिल्ली सरकार से, जो एसीबी जो बनाई थी, एंटी करप्शन ब्यूरो जो बनाया था केजरीवाल जी ने, अगर उसको नहीं लिया होता, इन्हें पता था बीजेपी के लोगों को कि एसीबी इसलिए बनाई है कि ये भ्रष्टाचारियों को, क्या वो किसी भी पार्टी का होता। अरे ये पार्टी तो ऐसी है कि अगर जब आसिम खां के खिलाफ जब 6 लाख का जब इल्जाम लगा था, जब वो मंत्री थे, तो आसिम खां को सस्पेंड करने का काम आप पार्टी ने किया था। और केजरीवाल जी ने कहा कि अगर किसी पे भी अगर एक इल्जाम साबित होता है क्या वो केजरीवाल जी खुद ही होते तो वो सबसे पहले त्यागपत्र देने का काम करते। मैं कहना चाहता हूँ, ये एक तरफ तो कहते हैं दूसरी पार्टी के लिए कि आप कोर्ट का सामना करें, कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करें। जब पंजाब की सरकार जब आई थी यहाँ, जब इनके एक नेता को जब अरेस्ट करके ले जा रही थी पंजाब की पुलिस, तो इन्होंने, आपने देखा कि हरियाणा पुलिस के द्वारा किस तरीके से उसे छुड़ाने का काम करा। और इसके अलावा ये अब यूपी से एक किसी को, जो चैनल के किसी रिपोर्टर थे, जब उसे उठा के ले जा रहे थे
जो वहाँ पंजाब के लोग थे या राजस्थान के लोग थे, तो आपने भी देखा कि उन्हें भी किस तरह छुड़ाने का काम करा। तो ये बीजेपी के लोग जो उनके समर्थक क्यों नहीं सामना करते हैं कोर्ट का? दूसरों के लिए तो कहते हैं कि ये कोर्ट का सामना करें, अरे आप भी तो कोर्ट का सामना करो। तो मेरा यही कहना है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भारत माता के सिपाही। तो भारत माता की सेवा के लिए मेरा यही कहना है मोदी जी से और बीजेपी के लोगों से। और मैं तो यहाँ तक उन जो भी सरकारी संस्था है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो उनको सैलरी मिलती है, वो सैलरी हम सब जो टैक्स देते हैं, टैक्स जब हम 1 अरब 40 करोड़ लोग देते हैं, तो जब भी सैलरी जाती है इसकी ईडी की, जब भी सैलरी जाती है आपकी सीबीआई की, और जितनी भी सरकारी अधिकारी हैं उन सब की। देखिए, मैं जिस सीट पे मौजूद हूँ ये पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट है, और यहाँ पे जो है इस बार गौतम गंभीर का टिकट काट कर जो है यहाँ पे भाजपा के हर्ष मल्होत्रा को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया। वहीं इंडिया अलायंस की बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया अलायंस से जो है कुलदीप कुमार उर्फ मोनू को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया। 6 टिकट काट दिए। तो आप ये बताओ। तो अब मुझे ये बताएं, एक समय पे आम आदमी पार्टी जो है वो कहती थी कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले सारी काम करेंगे। आज उसी गठबंधन में शामिल हो, हालांकि 2019 में भी बात सामने आई थी अलायंस के लिए। आज 4-3 का आज बात है देश के संविधान बचाने की। आज बात क्यों लड़ाया जा रहा है, किस लिए बताइए। आज बात है भारत माता को बचाने की। देश का संविधान बचेगा, भारत बचेगा, तो तभी ये पार्टियां भी बचेंगी। और जब भी लोकतंत्र बचेगा तो उसके लिए हम एक साथ आए हैं। मैं ये कह रहा हूं, और अगर हमें बताओ। भारत माता के लिए जान भी देनी पड़ेगी। जेडीयू बिहार में राजद के साथ भी गई थी। भाई जेडीयू राजद के साथ के अंदर 38 पार्टियां हैं भाई। तो जेडीयू नीतीश कुमार भी तो गए थे ना वहाँ पे उसके साथ। ये बताओ कि इंडिया अलायंस पे तुम आरोप लगा रहे हो कि भाई ये गठबंधन में है, ठीक है साहब, इनको एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन पहले लड़े, अब एक दूसरे के साथ आ गए। अरे मोदी जी के खिलाफ भी तो लड़े हैं 2015 में और 2020 में नीतीश कुमार, अब कैसे साथ में आ गए? मैं तो ये बात कह रहा हूँ। चुनाव तो नीतीश कुमार ने एनडीए में रह के ही लड़ा था। ये क्या कहते हैं वो विधानसभा के चुनाव किसने लड़ा था बताओ? जदयू जो नीतीश कुमार है उन्होंने तो अभी अलग हुए थे जब राजद ने अकेले दम होते रहते हैं फिर जुड़ते रहते हैं। वो तो पलटू राम है देश के। एक घर में 10 तरह के लोग होते हैं, एक घर में 10 तरह के लोग होते हैं, आपस में नहीं बनती। मगर जब कोई ऐसा मसला आता है तो घर छोड़ के भी तो नहीं जाते। खानदान बचाने की बात होती है तो सबको बैठना पड़ता है, आपस में बात करनी पड़ती है। ये देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के लिए अगर सारी पार्टियां एक होती तो कोई बुरा नहीं है। क्या उनके पास गठबंधन नहीं है? क्या मोदी जी के पास गठबंधन नहीं है? उन्होंने कितनी पार्टियों को सहारा लिया? अगर ये पार्टी अगर कहना चाहता हूँ कि देश के आवाम को भी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक हुआ है, सारी पार्टियां एक हुई हैं, सब मतभेदों को भुला के एक हुई हैं। इंडिया गठबंधन में तो ये भी थे, नीतीश कुमार भी थे, छोड़ के चले गए। नीतीश कुमार छोड़ के चले गए। अब ये तो पर्दे के पीछे का तो संयोजक नहीं बनाए। पर्दे के पीछे का कौन बता सकता है? पर्दे के पीछे का तो नीतीश कुमार जी या बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की चेली रही है। इनके जितने बड़े लीडर थे ना, जिनके जितने बड़े लीडर थे, उन्होंने उस दौर में भी अंग्रेजों को माफीनामे लिख के दिए हैं। उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। वही पॉलिसी अपना रहे हैं देश में, फूट डालो और राज करो। फूट कैसे डाल रहे हैं? बिरादरी के नाम पे लड़ा रहे हैं, मजहब के नाम पे लड़ा रहे हैं, ठीक है ना, रीजन के हिसाब से लड़वा रहे हैं लोगों को। क्षेत्रवाद में फूट डाल रहे हैं, पार्टियों में फूट डाल देते हैं, ठीक है, उनके लीडरों को खरीद लेते हैं पैसे देकर। तो ये इनकी पॉलिसी चल रही है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, राष्ट्र की बातें हो गई। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं, मूलभूत यहाँ की क्या क्या समस्या, ये ओखला एरिया आता है पूरा, जो ये जाकिर नगर के, यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है? और गौतम गंभीर जो सांसद थे, क्या क्या कार्यकाल, उनके कार्यकाल में क्या चीजें कमी रही, या उससे पहले भी भाजपा के यहाँ पे सांसद रहे? यहाँ पे मैं देखता हूँ जाम की समस्या है काफी। तो तमाम जो यहाँ की समस्या, क्या क्या मूलभूत समस्या है यहाँ पर? भाई देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारी जो कॉलोनी है ना, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। अब पिछली बार अनऑथराइज्ड है, तो इसको ऑथराइज करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर पैसे ऐसे लेते हैं पे घर बनाने पे, यहाँ MCD का आज की डेट में बुलडोजर चल रहा है, मतलब हथौड़ा चल रहा है। आम आदमी पार्टी नाजायज हथौड़ा चल रहा है। आते हैं पुलिस वाले, ठीक है ना भैया, 1 लाख रुपए 2 लेंटर के, 50,000 रुपए 2 लेंटर के। अगर कोई आदमी अपना घर भी बना रहा है, अगर कोई आदमी अपना हलाल रोजी से, हलाल कमाई से अपना घर भी बना रहा है, तो उस पर भी क्या है, उधर तो पुलिस वाला आ जाएगा कि भैया हमें जो है लेंटर पे जो है 50,000 1 लाख रुपए चाहिए। उधर आ जाएगा MCD का अधिकारी, उधर पहुंच जाएंगे BSES वाले,
वो मीटर नहीं लगाएंगे। आम आदमी पार्टी जब नगर निगम में नहीं थी तो उन्होंने कहा था कि हम जब नगर निगम में सरकार बनाएंगे तब इन सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मसला तो ये है ना कि अगर कोई भी हम सारी कॉलोनीज को पास करवा देंगे। आम आदमी अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है, ठीक है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है। उसकी सारी फाइल जो है वो एलजी के पास जाती है, पहले एलजी साहब उसको दबा लेते हैं, तो सारा मसला वहाँ पर आके रुक जाता है। क्योंकि बेसिकली क्या है, जब तक जो भी एमसीडी काम करना चाहती है, ले आप पार्टी काम करना चाहती है, दिल्ली को बेहतर बनाना चाहती है। एमसीडी का यही वो था कि जब दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर काम करेंगे तो और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। आपने देखा दिल्ली सरकार जब आई उसने कहा 200 यूनिट माफ, बिजली हाफ और पानी माफ, तो उन्होंने उससे भी ज़्यादा करके दिखाया। आपने देखा कि फरिश्ते योजना लेकर आई दिल्ली सरकार। अगर कोई यहाँ घायल हो जाता है एक्सीडेंट में तो 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का बिल काम दिल्ली सरकार ने करा देने का। उसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली को फ्री करने का काम करा। और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि इससे पहले EWS को हम जानते नहीं थे, क्या वो पढ़ाई के अंदर हो या आपके इलाज के अंदर हो। आप देख सकते हैं कि फोर्टिज हॉस्पिटल हो, अपोलो हो, आज इसके अंदर आम आदमी जाके अपना इलाज करा सकता है। आज पूरे देश के लोग आ रहे हैं। उस जो मॉडल बनाया केजरीवाल जी ने, हेल्थ का जो मॉडल बनाया, उस हेल्थ के मॉडल के लिए अंदर इलाज कराने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। हमारे पास कॉलें आती हैं कि हमारा ये बच्चा बीमार है, इसका इलाज आप फोर्टिज में कराइए, अपोलो में कराइए। लेकिन जब एमसीडी आई तो उधर एलजी साहब जो बैठे हुए हैं, और आप देख रहे हैं इसकी भी पावर दिल्ली सरकार की कम करती हैं, उसको भी एक तरह से वहाँ पे, जबकि कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का बॉस कौन है, दिल्ली का बॉस दिल्ली सरकार है। लेकिन आपने देखा किस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लेकर आई, वहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर ऑर्डिनेंस लेकर आई मोदी जी और उनके साथ ही ऑर्डिनेंस लेकर आई जो बीजेपी की सरकार थी, और उनकी पावरों को कम करके एलजी साहब को उन्होंने पावरें दे दी। तो मेरा यही कहना है कि जबकि आपने देखा ये 7 जो एमपी थे वो जीरो थे काम के नाम पे, क्या वो गौतम गंभीर जी रहे हों या बाकी एमपी रहे हों जो दिल्ली के अंदर थे, कोई भी, मैं तो कहता हूँ ओखला ही नहीं। ये दिल्ली में ये 7 एमपी अगर बता दें कि कहीं 1 रुपए का इन्होंने काम करने का काम करा है, इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर 1 रुपए का काम करने का काम नहीं किया है। ये बातों के नाम पे जीरो हैं और काम के नाम पे जीरो हैं और बातों के नाम पे हीरो हैं। तो मेरा यही कहना है दिल्ली की आवाम से और देश की आवाम से कि आने वाले इलेक्शन में, जिसका इलेक्शन कहीं भी है, वो इनकी बातों पे न जाएं। ये 400 पार का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है आज बीजेपी की। इनकी आप बयानबाजी देख सकते हैं, क्या होम मिनिस्टर का बयान हो या प्राइम मिनिस्टर का बयान हो या बीजेपी का प्रेसिडेंट का बयान हो, जिस तरीके से बयान इनके आ रहे हैं, इनके बयान बता रहे हैं कि हार की तरफ जा रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि ये 100 सीट भी पकड़नी है, भारी पड़ जाएंगी। तो मेरा यही कहना है देश के अवाम से और दिल्ली की आवाम से कि वो धर्म जाति हर चीज से ऊपर उठते हुए, जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी थी 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, आज भी हमें लड़ाई की जरूरत है। जो अपनी ये ईडी जैसी संस्थाओं का इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देना है जिसने आपके लोकप्रिय मंत्री, आपके चीफ मिनिस्टर को यहाँ जेल में। संगठन से हैं आप? मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है, आपने वैसे ही वाइट एकदम, मतलब देखिए संगठन से नहीं है, लेकिन हमारी ये सोच है कि जो देश के लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। हमारा तो ये कहना है, अगर ये देश के लिए बीजेपी काम करती, अगर बीजेपी वाले काम करते देश के लिए, देश के जो उनका नारा था कि सबका साथ सबका विकास, अगर उस पर अगर ये काम करते तो हम तो कहते कि भाई बीजेपी भी भली है, लेकिन ये कहाँ काम कर रही है। इसने तो बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है, महंगाई बढ़ाने का काम किया है, शिक्षा बढ़ाने का काम करा है। तो जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें बचाने के लिए हमें अपना एक एक वोट, क्या है हमें धूप में कितना ही टाइम लगने पड़े, आपने देखा 10 साल में ये इन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ ये काम के नाम पे जीरो हैं और बातों के नाम पे हीरो हैं। तो ऐसी पार्टी को हमें, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो सपना हमारा देश के आज़ादी के मतवालों ने देखा था, अशफाकुल्ला खान ने देखा था, चंद्रशेखर आजाद ने देखा था, भगत सिंह ने देखा था, जब लाखों लोगों ने कुर्बानियां दे दी थी। आपने देखा जलियांवाला बाग में कितने लोगों को जनरल डायर ने मार दिया था खड़े खड़े गोलियों से भून के। तो हमें जो सपना देखा था, जो सोने की चिड़िया थी हमारे, मैं तो कहना चाहता हूं अगर आज भी हमारा देश के ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये ऐसी सांप्रदायिक पार्टियां जो सांप्रदायिक सोच की हैं, इन्हें हटा दिया जाए, तो दोबारा देश हमारा सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो कि अभी हम ओखला में मौजूद थे, और यहाँ के लोगों ने साफ तौर पे बताया कि इस बार जो है भाजपा से लोग नाराज चल रहे हैं और इंडिया अलायंस के साथ जा रहे हैं, और इस बार जो है दिल्ली की 7 सीट जो है इंडिया अलायंस जीतने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं प्रियांश कुमार, पूर्वी दिल्ली।